नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। 31 जनवरी से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र आज खत्म हो गया और दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में बजट पेश होने के साथ ही कई बिल भी पास हुए हैं, जिनमें से एक बिल खूब चर्चा में है। इसको लेकर सियासी घमासान देखने को मिला। खैर, हमारा आज का पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल यह है कि संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन आज क्या हुआ। संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों को लेकर सियासी गहमागहमी देखने को मिली, जिसको लेकर बार बार कार्रवाई स्थगित होती रही। इस सब के बारे में विस्तार से जानिए। संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन काफी हंगामेदार रहा। पर्याप्त समय पर्याप्त कर दिया है। ये संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही, जिसके चलते बार बार उसे स्थगित करना पड़ा। 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दरअसल दोनों सदनों में विपक्षी सांसद वक्फ बिल के मुद्दे पर हंगामा करते रहे, तो सत्ता पक्ष के सांसद सोनिया गांधी की एक टिप्पणी को लेकर ऐतराज जताते हुए माफी की मांग करने लगे। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के करीब 5 मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विपक्ष के सांसद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। भारत पर अमेरिका के टैरिफ के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद के मकड़द्वार के सामने विरोध जताया और वो इस मुद्दे पर बयान की मांग कर रहे थे और सरकार के जवाब नहीं देने को लेकर अपना विरोध जताते भी नजर आए। कल रात में सदन को सुबह 4 बजे तक इसलिए चलाया गया कि आज ये नहीं चाहते सदन में जो 26% टैरिफ लगा है, अमेरिका ने लगाया है। मणिपुर पर जो चर्चा रात के अंधेरे में की है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार होके आई है कि वो आज सेनेटाई कर देगी। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई, लेकिन बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच ही स्पीकर ओम बिरला ने बजट सत्र के दौरान सदन में हुए कामकाज का लेखा जोखा रखा। ये सत्र 31 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 26 बेड की तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर 173 माननीय सदस्यों ने भागीदारी की। इस प्रकार केंद्रीय बजट पर चर्चा में 169 सदस्यों ने भाग लिया। बजट सत्र 2 चरणों का रहा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक, तो दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक तय किया गया था। आज बजट सत्र का आखिरी दिन था। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन का धन्यवाद करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। ये ध्यान में लाना चाहता हूँ, सबसे पहले तो वक्फ अमेंडमेंट बिल में पुराना रिकॉर्ड जो एस्मा एक्ट पे चर्चा हुई थी 1981 में 16 आवर्स 51 मिनट्स डिस्कशन हुआ था, इसको रिकॉर्ड तोड़ कर कल राज्यसभा में 17 आवर्स 2 मिनट्स चर्चा करके हिस्टोरिक सबसे लंबी चर्चा आज तक किसी बिल में पारित हुआ उसके लिए। और लोकसभा के भी पूरे मेंबर्स को मैं धन्यवाद भी देता हूं, अभिनंदन करता हूं। देर रात तक बैठ करके कामकाज किया है। एक ही मुद्दा मेरा पास, कई सांसद मेरे पास आए थे, आकर के मुझे कहा कि दूसरे सदन के एक सदस्य ने इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये एलिगेशन लगाया कि बिना चर्चा बुलडोज करके बिल पास किया गया है। इतना मेहनत करके, इतना देर तक चर्चा करके, नियम को, प्रोसेस को फॉलो करके काम करने के बाद तारीफ करने का जगह में कहता है बुलडोज करके बिल पास किया। उसके लिए मैं अध्यक्ष जी आपका अनुरोध करता हूँ
आप थोड़ा अप्रोप्रिएट एक रूलिंग ऑर्डर देना चाहिए। लोकसभा में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था, लिहाजा स्पीकर ने अनिश्चितकाल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करने का ऐलान कर दिया। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। हंगामे के चलते आखिरकार राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की सभापति ने घोषणा कर दी। The House stands adjourned sine die. I was so keen to continue. इसी के साथ संसद का बजट सत्र खत्म हो गया। हालांकि इसके बाद भी संसद परिसर में खूब हलचल बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बजट सत्र के दौरान एक बिल के पेश होने को लेकर खूब सियासी घमासान देखने को मिला। कहीं उसके समर्थन में लोग झंडा बुलंद करते नजर आए तो कहीं विरोध में। लोकसभा से पास होने के बाद बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि संसद से पास वक्फ बिल पर क्यों मचा है हंगामा। बिल को लेकर देर रात तक संसद में चर्चा चली, तब जाकर वो पारित हुआ। अब इस बिल के कानून बनने का इंतजार हो रहा है। तो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए। Those in favor will please say aye. पर्याप्त समय पर्याप्त कर दिया है। ये संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल को हरी झंडी मिल गई, लेकिन इस बिल को लेकर कम मशक्कत नहीं करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों से इस बिल के पास होने के बाद भी इसको लेकर हंगामे का सिलसिला थम नहीं रहा। बजट सत्र के आखिरी दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह इसको लेकर हंगामा चलता रहा। उधर सड़क पर बिल पास होने को लेकर खुशी जताने के साथ ही विरोध में प्रदर्शन का सिलसिला भी चल रहा है। जिस बिल के पास होने को लेकर सड़क से लेकर संसद तक समर्थन और विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर सांसदों को देर रात तक जागना पड़ा। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में देर रात तक चर्चा चलती रही, जिसमें सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के सदस्यों ने बिल के समर्थन और विरोध में अपनी बातें रखी। लोकसभा में 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, जहां सुबह 11 बजे से चर्चा शुरू हुई, वो देर रात तक चलती रही और करीब 12 घंटे बाद जाकर बिल पास हुआ। बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े तो विरोध में 232 वोट। लोकसभा से बिल पास होने के बाद उसे राज्यसभा में पेश किया गया, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इसके समर्थन और विरोध में अपनी दलीलें रखी। हम यहां डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। इवन पार्लियामेंट में भी जो आपने कोशिश की सबसे मिलकर इसको पास कराने के लिए, लोकसभा में, तो ये बिल पास हुआ कितने में? इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए हैं? इसका मतलब यह है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। राज्यसभा में बीजेपी के सहयोगी दल आरपीआई के AK रामदास आठवले जहां अपने ही अंदाज में बिल का समर्थन करते नजर आए, वहीं विपक्षी सांसद सरकार पर वार करते दिखे। इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूँ वक्त बिल पर बात। मैं दे रहा हूँ मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूँ मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूँ हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर
ना हिंदू को खुश होना चाहिए, ना सिख को खुश होना चाहिए, ना ईसाई को खुश होना चाहिए, ना जैन को खुश होना चाहिए, ना बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। राज्यसभा में भी ऐसे ही बिल के पक्ष विपक्ष में दलीलें देते हुए देर रात तक चर्चा चलती रही। राज्यसभा में 3 अप्रैल को वक्फ बिल पेश किया गया। दोपहर 1 बजे उस पर चर्चा शुरू हुई, जो देर रात तक चलती रही और रात 2:30 बजे के करीब जाकर बिल पास हुआ। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह से वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया। हालांकि विपक्ष की तरफ से नंबर को लेकर सवाल भी खड़े किए गए, जिसका जवाब भी सरकार की ओर से दिया गया। कुछ पार्टी ने संसद सदस्यों के अंतरात्मा पर छोड़ा, उनके कॉन्शियस पे छोड़ा कि अपने विवेक से आप वोट करें, वो वोट हमको मिले। अगर कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्ष के लोग व्हिप जारी नहीं करते तो हम कई गुना और आगे वोट मिलते हैं, क्योंकि सब लोग अंदर से अंतरात्मा से तो सपोर्ट करते हैं वो अमेंडमेंट बिल को, लेकिन पार्टी का दबाव था या व्हिप था, इसलिए कुछ विपक्ष में वोट पड़े हैं। अदरवाइज वक्फ अमेंडमेंट बिल को सब लोग सपोर्ट किए हैं। कई विपक्ष के एमपी हमको आके कहा है कि निजी तौर पर सपोर्ट करते हैं। अच्छा, संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, जिससे ये कानून बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वक्फ बिल को साथ देने को लेकर सरकार के सहयोगी दल विपक्ष के निशाने पर रहे और इसको लेकर जेडीयू से जुड़े 4 मुस्लिम नेताओं के पार्टी से इस्तीफे की बात भी सामने आई है। हमारा आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि वक्फ बिल का एनडीए के घटक दलों पर क्या हुआ है साइड इफेक्ट। देखिए, वक्फ बिल के समर्थन को लेकर आरजेडी कैसे नीतीश कुमार की पार्टी पर वार कर रही है, तो पलटवार में जेडीयू का क्या कहना है। वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरह से जेडीयू ने बीजेपी के सामने नतमस्तक होकर के सरेंडर किया, अब ये सेकुलरिज्म का जो चोला ओढ़कर घूम रहे थे वो बेनकाब हो गए, जेडीयू एक्सपोज हो गई। जब पूरा देश देख रहा था तो आपने कुर्सी के लिए किस तरह से बीजेपी के सामने उनके एजेंडे पर पूरी तरह से सांप्रदायिक रंग में रंग गए। अब जेडीयू का नाम बीजेपी यू हो गया, अब तो जेडीयू का सिर्फ विलय बाकी है। बीजेपी में, जेडीयू में भारी भगदड़ मची हुई है। आरजेडी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है और हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में मुसलमानों के लिए और सबके लिए और मुसलमानों के लिए भी काम करने का। नीतीश कुमार जी के सरकार में आज तक किसी के साथ नहीं और खास करके मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं, कभी नहीं होगा। तो हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे पार्टी में है, उसको भी पता नहीं कहां से उठा के ले आते हैं। आप वक्फ संशोधन बिल के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि इसके समर्थन में कहा यह जा रहा है कि इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा, तो विरोध में संपत्ति हड़पने की दलील दी जा रही है। आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि वक्फ बिल पास होते ही यूपी में क्या एक्शन शुरू हुआ है। क्या योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया है, सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उन सभी वक्फ की जमीनों का ब्यौरा मांगा है और ऐसी जमीनों को ब्यौरों के लिए जिला अधिकारी को नियुक्त किया गया और आदेशित किया गया है कि सभी ऐसी जमीनों को बाहर निकाल लिया जाए, यानी कि उनको छांटा जाए और जिसके बाद उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट वापस लेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह आदेश इस वजह से भी है क्योंकि जिस तरीके से पाया गया है कि वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जमीन, जिस पर जो सरकारी जमीन है, फिर चाहे वो पोखरा की हो, तालाब की है या सरकारी किसी शत्रु संपत्ति की है, इस तरीके की जो जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली हैं, ऐसा माना गया है।
और ऐसे कई संपत्तियों का ब्यौरा सरकार के पास पहुंचा था। वक्फ बिल का पास होना सरकार के विरोधियों को पच नहीं रहा है। विपक्ष के नेता इसे मुसलमानों के साथ ज्यादती करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश है। हमारा आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। कानून के जानकारों के मुताबिक फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन विपक्ष क्या कर सकता है, इसके बारे में जानिए। जिस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जमकर घेरा था, बीजेपी और एनडीए की सरकार उसी बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराकर कानून का रूप देने के लिए जो तैयारी होती है उसको शुरू कर चुकी है। हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से अभी इस बिल पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन इसके पहले ही विपक्षी दलों ने कानूनी रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया है। डीएमके के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो इस बिल के खिलाफ या इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे। इमरान मसूद जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं सहारनपुर से, उनका कहना है कि आर्टिकल 26 और बाकी संविधान की धाराओं का उल्लंघन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता बचता नहीं है। कुल मिलाकर विपक्षी दल इस वक्त लीगल एक्सपर्ट से बात करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के फिराक में लगे हुए हैं और 1-2 पिटीशंस फाइल होने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। बजट सत्र के दौरान एक और बिल को लेकर चर्चा काफी तेज रही। उस बिल को सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए बेहतर बताया, उन्हें राहत मिलने की बात कही जा रही है। हमारा आज का 6वां सवाल भी यही है कि बजट सत्र में इनकम टैक्स बिल पर क्या हुआ है। इस सवाल का पूरा जवाब जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। On the income tax bill 2025, the terms and conditions regarding the committee will बजट सत्र में जिस बिल की सबसे ज्यादा चर्चा रही उसमें एक बिल नया इनकम टैक्स बिल भी है, जिसे मोदी सरकार ने 13 फरवरी को संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद स्पीकर ने उसे प्रवर समिति को सौंप दिया था। दरअसल नया इनकम टैक्स बिल का मकसद मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज्यादा आसान, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। ऐसे में इस बिल को पास करने से पहले प्रवर समिति के पास भेजा गया और इस बिल पर मंथन हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के शीर्ष निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने नए इनकम टैक्स बिल में कुछ अहम बदलाव करने की मांग रखी है। आईसीएआई ने नए इनकम टैक्स बिल की जांच कर रही लोकसभा की प्रवर समिति को अपने सुझाव सौंप दिए हैं। आईसीएआई द्वारा दिए गए सुझाव में प्रस्तावित कानून में धाराओं की संख्या कम करने और भाषा को आसान बनाने की मांग की गई है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय प्रवर समिति को संसद के अगले अधिवेशन के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। संसद के बजट सत्र में सरकार के द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के अलावा कई बड़े विधेयकों को भी लाया गया, जिसमें इनकम टैक्स बिल 2025 एक बड़ा विधेयक है और इससे सरकार की मंशा ये है कि आगे आने वाले समय में लोगों को इनकम टैक्स के प्रावधानों को समझने में आसानी हो। इस नए बिल में 822 से पन्नों को घटाकर लगभग 600 के आसपास पन्ने जो है इस नए कानून में रखे गए हैं। लगभग 3 लाख शब्दों को कम किया गया है, उन सभी प्रावधानों को हटा दिया गया है जिन प्रावधानों की कोई जरूरत नहीं है। और इस बिल के माध्यम से सरकार इनकम टैक्स का जो पूरा कानून है, इनकम टैक्स की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको काफी सरल करना चाहती है ताकि लोगों के लिए आगे आने वाले समय में आसानी हो। फिलहाल भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नियमों और कानूनों के तहत सिस्टम काम कर रहा है। नया इनकम टैक्स बिल पास होने के बाद ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ले लेगा। इस बिल के तहत ये ऐलान किया गया है कि सालाना 12,75,000 रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स देना नहीं होगा। सरकार ने आयकर छूट सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी। साथ ही 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा गया है। वहीं नया इनकम टैक्स बिल पूरी तरह डिजिटल और सरल होगा ताकि आम करदाता बगैर किसी दिक्कत के इसे समझ सकें। नए इनकम टैक्स बिल को इतना आसान बनाया जाएगा कि इसकी भाषा और नियमों को आम करदाता आसानी से समझ पाएंगे, जिसके लिए पुराने इनकम टैक्स एक्ट में मौजूद करीब 6 लाख शब्दों को नए इनकम टैक्स बिल में घटाकर 3 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा नियमों की जटिलता कम करने पर भी बिल का फोकस है।
उम्मीद थी कि ये बिल इस बजट सत्र में पास हो जाता और वित्तीय वर्ष से शुरू भी हो जाता, लेकिन फिलहाल इस बजट सत्र में ऐसा संभव नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब इनकम टैक्स बिल का मामला प्रवर समिति के पास है। उस बिल को लेकर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन लोग जिस के बारे में जानना चाहते हैं उसी को लेकर है हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल भी। आयकर विधेयक 2025 का पेश होने की संभावना है। ये बिल जब भी संसद में आएगा तो क्या वो भी वक्फ बिल की तरह पास हो जाएगा? देखिए, ये बिल जैसे ही लोकसभा में लाया गया उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विनती की कि एक कमेटी बनाई जाए और इस कमेटी को इस पूरे बिल की जांच करने का काम दिया जाए। और अब इस पूरे बिल को लेकर कमेटी भी बन गई है, प्रवर कमेटी इसका नाम है। और इस प्रवर कमेटी का आगे आने वाले समय में काम ये होगा कि देश भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, लोग हैं, उनकी राय ले और समझे कि किस तरह से इस कानून को और बेहतर बनाया जा सकता है ताकि लोगों को आगे आने वाले समय में इनकम टैक्स के कानूनों को लेकर कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ इस बिल में अगर कोई दिक्कत है तो कमेटी रिकमेंड करेगी कि उन दिक्कतों को हटाई जाए और अमेंडमेंट्स भी हो सकता है कि लाई जाए। कमेटी जो रिकमेंड कर सकती है। इस कमेटी में लगभग 31 सांसद हैं, जिसमें 17 एनडीए के सांसद हैं और बाकी सांसद विपक्षी दलों से हैं। मानसून सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी तक में इस प्रवर कमेटी को अपनी रिपोर्ट जमा करनी है, जिसके बाद उम्मीद यह जताई जा रही है कि इस पूरे बिल को लेकर चर्चा लोकसभा में होगी और लोकसभा से पारित होने के बाद ये बिल राज्यसभा में लाया जाएगा और इनकम टैक्स बिल जो है वो एक्ट का रूप ले लेगा, यानी वो कानून के तौर पर लोगों के सामने आ जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद कानून के रूप में ये लागू हो जाएगा। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।